जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में मैराथन क्लास होगी और यह मैराथन क्लास पूरी की पूरी यूथ कंपटीशन की बुक पर आधारित होगी। इसमें आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोग यूथ कंपटीशन के महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हम भारत के लोग डैश 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 अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं उपर्युक्त अंश संविधान के किस भाग से लिया गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, हम भारत के लोग डैश 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 अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं उपर्युक्त अंश संविधान के किस भाग से लिया गया है। ऑप्शन दिया गया है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, उद्देशिका या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देशिका से लिया गया है। क्या लिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यही पूरी उद्देशिका है और लंबी है और याद भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन दिया गया है प्रमुख सचिव, ग्राम सचिव, वित्त सचिव या सरपंच। सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम सचिव के द्वारा ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उप मुख्यमंत्री। सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब प्रभावी हुआ है। ऑप्शन दिया गया है 2007, 2006, 2008 या 2009। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005-2006 को प्रभावी हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रमुख होता है। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। सही जवाब होगा मुख्यमंत्री। सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है राज्य सरकार का प्रमुख पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री है, क्योंकि सरकार के अंतर्गत मंत्री और मंत्रियों की संख्या भी आती है और उन पर नियंत्रण किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। अगर यहीं पर केवल राज्य का प्रमुख पूछता, अगर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है, तो उसका उत्तर होता राज्यपाल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है राज्य सरकार का प्रमुख कौन है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सरैसा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले शामिल हैं। ऑप्शन दिया गया है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर या जहानाबाद, पटना, गया। सही जवाब है ऑप्शन सी, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर जो है ये सरैसा क्षेत्र में शामिल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन दिया गया है 4 मिनट, 5 मिनट, 40 मिनट या 4 सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को केवल 4 मिनट लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का दायित्व तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का उपबंध कहाँ किया गया है। भारतीय संविधान में ये उपबंध कहाँ किया गया है, ये सवाल में पूछा गया है। आइए ऑप्शन देखते हैं, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का दायित्व तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का जो दायित्व है वो राज्य सरकार का होगा। और ये प्रावधान कहाँ किया गया, ये प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगर पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर पूछा जाता कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य के लिए होगा पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जो कि अब रसिया है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दिया गया 21 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 35 वर्ष। सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे, 18 वर्ष। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि नगर निगम की स्थापना किस संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है? ऑप्शन दिया गया है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन या 78वां संविधान संशोधन। सही जवाब है ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। नगर निगम की स्थापना का जो प्रावधान किया गया है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगर यहीं पर पंचायत के बारे में पूछा गया जाता है कि पंचायत का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन उसका सही जवाब होगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन बी सही है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया दिसंबर 1946, दिसंबर 1950, जनवरी 1947 या जनवरी 1949। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 1946। संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो दिसंबर 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? ऑप्शन दिया गया है धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर, धार्मिक एवं भाषाई आधार पर या धार्मिक व जातिगत आधार पर। सही जवाब है ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई आधार को मान्यता प्रदान करता है भारतीय संविधान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन दिया गया 18, 23, 17 या 21। सही जवाब है ऑप्शन सी, 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या कहा गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिषेध है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 15। सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ घटित हुआ था? ऑप्शन दिया गया लाहौर, रावलपिंडी, अमृतसर या भिंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी वो अमृतसर में हुई थी। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर पूछ ले कि कब हुई थी तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, तो उसका सही जवाब है अमृतसर में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्नकाल कब प्रारंभ होता है? इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है बैठक का पहला घंटा, दूसरा दिया गया है बैठक का अंतिम घंटा, बैठक के बीच का समय या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, बैठक का पहला घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल प्रारंभ होता है उसमें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया 250, 545, 254 या 552। सही जवाब है ऑप्शन ए, 250। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण है। क्या पूछा गया है कि कथन दिया गया है, राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते थे और ना ही अपने निर्णयों के लिए कोई सफाई देनी पड़ती थी। सही जवाब है ये। और दूसरा कारण किया गया है इसमें कि राजतंत्र में राजा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता था। ये गलत है, क्योंकि राजतंत्र में राजा का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता था बल्कि आनुवांशिक एक प्रकार से कहा जा सकता था, क्योंकि राजा का पुत्र ही राजा बनता था। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन एक। ऑप्शन दिया गया है कथन सही है, कारण गलत है। कथन एवं कारण दोनों सही है, कथन एवं कारण को दोनों गलत है। कथन गलत है और कारण सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कथन सही है और कारण गलत है। ये सही है, यानी कि पहला कथन सही है और उसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है,
रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया था? रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया है? ऑप्शन दिया गया है मार्च 1919, अप्रैल 1919, मई 1919 या जून 1919। सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है तकनीक, आवश्यकता, ज्ञान या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संसाधन निर्माण के लिए उपयुक्त सभी यानी कि तकनीक, आवश्यकता और ज्ञान तीनों की आवश्यकता होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, जल प्रदूषण हो रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से जल प्रदूषण हो रहा है? वृक्षों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से या पानी में दूषित पदार्थ के मिलने से। सही जवाब है ऑप्शन डी, पानी में दूषित पदार्थ के मिलने से जल प्रदूषण हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर सांस लेना कठिन हो जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिया गया है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या चौथा दिया गया वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर सांस लेना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ऊपर जाने पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निफे में क्या होता है? पूछा गया है निफे में क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम या सोना। सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहा होता है। निफे में क्या होता है? ऑप्शन बी, लोहा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कर्क रेखा, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया सवाल भी है। क्या पूछा गया है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन दिया गया है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सन 1881 में अंग्रेजी सरकार ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? ऑप्शन दिया गया है मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए, अधिक उत्पादन के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए या अपने आर्थिक लाभ के लिए। तो इसका सही जवाब होगा मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए सन 1881 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से तमिल साहित्य कौन सा है? बहुत बार पूछा गया सवाल है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य है? ऑप्शन दिया गया है देवी चंद्रगुप्तम, कुमार संभव, मृच्छकटितकम या शिल्पाधिकारम। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिल्पाधिकारम जो है वो तमिल साहित्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त या सॉरी अशोक महान। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। जो इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल है? इंपॉर्टेंट है, यार अभी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन दिया गया है यातायात, व्यापार, बैंकिंग या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो हैं ये यानी कि यातायात, व्यापार और बैंकिंग तीनों ही तृतीय क्रिया के अंतर्गत शामिल हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिजों का उदाहरण कौन सा नहीं है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया गया चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइड या जिप्सम। सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है वो अधात्विक खनिजों का उदाहरण नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, वस्त्रोद्योग के लिए यानी वस्त्र उद्योग के लिए क्या आवश्यक है? ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम या उपयुक्त सभी। सभी लोगों को इसका उत्तर मालूम होगा। उपयुक्त सभी। वस्त्रोद्योग के लिए सभी आवश्यक है यानी कि ऊर्जा, कच्चा माल और श्रम तीनों की आवश्यकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है,
मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है तुकाराम, तुलसीराम, घासीराम या मलूक चंद्र। सही जवाब है ऑप्शन सी, घासीदास। घासीदास ने मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। सिखों को एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि सिखों को एक शक्तिशाली राजनीतिक और शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? ऑप्शन दिया गया है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवर्तित किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या अटल बिहारी। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। पोखरण फर्स्ट का जो परीक्षण किया गया था वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया प्रश्न में? पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया गया आत्मसम्मान आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन या धार्मिक समानता आंदोलन। सही जवाब है ऑप्शन ए, आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार आंदोलन के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 36 में? यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा पहले किस देश के व्यापारियों के पास देखा था? ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी या इराक। सही जवाब है ऑप्शन डी, इराक। जो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो बारीक सूती कपड़ा था वो सबसे पहले उन्होंने इराक के पास देखा था, इराक देश के व्यापारियों के पास देखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है के एस सिंह, श्याम सिंह, मनोहर सिंह या राम सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए, के एस सिंह। जो के एस सिंह है वो बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट पुस्तक के लेखक हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, क्या पूछा गया है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ऑप्शन दिया गया है 42, 47, 57 या 67। सही जवाब है ऑप्शन बी, 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। किनके लिए? अनुसूचित जनजातियों के लिए। कहाँ पर? लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव के कारण हुआ था? क्या पूछा गया है प्रश्न में? बहुत बार सवाल आया है एग्जाम में। भोपाल गैस दुर्घटना किस विषैली गैस के रिसाव से हुआ था? ऑप्शन दिया गया है मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस दुर्घटना जो है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। संसद में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन दिया गया है लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। सही जवाब है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। संसद में उपराष्ट्रपति को शामिल नहीं किया जाता है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। किसके द्वारा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर बनती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। सही जवाब है ऑप्शन सी, 22 मार्च। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? ऑप्शन दिया गया है दक्कन प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, मुंबई पुणे क्षेत्र या गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्कन प्रदेश। दक्कन प्रदेश है ये औद्योगिक प्रदेश नहीं है। कौन सा? दक्कन प्रदेश जो है वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। क्या पूछा गया प्रश्न संख्या 43 में? यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए किस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था? क्या पूछा गया है? फिर से सुनिए। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग का कपड़ा बनाने के लिए किस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था? ऑप्शन दिया गया है पोस्ता, सीरस, कीकर या वोड। सही जवाब है ऑप्शन डी, वोड। वोड पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था बैंगनी और नीले रंग का कपड़ा बनाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। किस वर्ष सिंध अंग्रेजों के कब्जे में आया था? ऑप्शन दिया गया 1843, 1845, 1846 या 1848। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1843। 1843 में सिंध जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है।
सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या बिहार। सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? उभयचर जीव कौन सा है? सभी को इसका उत्तर पता होगा। ऑप्शन दिया गया केचुआ, कछुआ, कौवा या बाघ। सही जवाब है ऑप्शन बी कछुआ। कछुआ जो है वो उभयचर जीव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका पहले भी हम लोग सवाल दे चुके हैं। संसाधन निर्माण के लिए तकनीकी आवश्यकता, ज्ञान सभी उपयोगी है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती हैं? अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा किस दिन पड़ती हैं? ऑप्शन दिया गया है 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 23 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए 21 जून। 21 जून को सूर्य की किरणें जो होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर अभी आप सभी लोगों को पता है तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिवस के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 21 जून को। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर किस तारीख को पड़ती हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए 21 जून को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? इसका जवाब सभी को पता होगा, 360 होता है। एक वृत्त का कुल मान कितना होता है? 360 होता है। आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। भारत की में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो उसका जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 51 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 12 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1919। सही जवाब है ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना घटी थी वो 13 अप्रैल 1919 को घटित थी। आइए 52 प्रश्न नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में समाहित है? अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार में समाहित है? ऑप्शन दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, केंद्र राज्य संबंध या नागरिकता। सही जवाब है ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह मूल अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था, लेकिन इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है। जनजातीय समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया ये ब्राह्मणीय कर्मकांड नहीं मानते थे। दूसरा है कि प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा इस्तेमाल करते थे। तीसरा दिया गया अधिकतर जनजातियां स्थायी निवास करती थी परंतु कुछ खानाबदोश भी थी। या चौथा दिया गया उपरोक्त सभी कथन सही हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं, यानी कि ये ब्राह्मणीय कर्मकांड को नहीं मानते थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा उसका इस्तेमाल करते थे। और तीसरा बताया गया है कि जनजातियां जो अधिकतर थी वो स्थायी निवासी थी लेकिन कुछ खानाबदोश भी थी। ये सभी सवाल जनजातीय समाज के बारे में सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 54 है। वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेथु थच्चन किस राज्य से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेथु थच्चन किससे संबंधित हैं? ऑप्शन दिया गया है चोल साम्राज्य से, चेर साम्राज्य से, पांड्य साम्राज्य से या पल्लव साम्राज्य से। सही जवाब है ऑप्शन ए चोल साम्राज्य से ये संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। किस प्रकार का झंडा जो है वो बिरसा राज्य का प्रतीक था? ऑप्शन दिया गया है नीला, पीला, सफेद या काला। सही जवाब है ऑप्शन सी सफेद। जो सफेद झंडा है वो बिरसा राज्य का प्रतीक था। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है। वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? वर्ष 1757 में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। वर्ष 1857 में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है।
प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम या इसमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के निक्षेप के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न में? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति, शंकुधारी वनस्पति, शीतोष्ण सदाबहारी वनस्पति या भूमध्य सागरी वनस्पति। सही जवाब है ऑप्शन डी भूमध्य सागरी वनस्पति जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाने वाली वनस्पति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? हालांकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है लेकिन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा गया है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, तंजानिया का पठार या कोलोराडो का पठार। सही जवाब है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को किस जल संधि द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पनामा, सुंडा, बेरिंग या पाक। सही जवाब है ऑप्शन ए पनामा। पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जुड़े हुए हैं। आइए प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। इसमें से कौन कृषि आधारित उद्योग है? क्या पूछा गया है? कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या तांबा प्रगलन उद्योग। सही जवाब है ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है। क्या पूछा गया है 62 में? नदी ऑब्लिक तालाब के पानी की शुद्धता निम्नलिखित में से क्या करने से हो सकती है? ऑप्शन दिया गया है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बत्तख पालने से या मछली पालने से। सभी लोगों को इसका उत्तर पता होगा। सही जवाब है मछली पालने से। नदी ऑब्लिक तालाब की पानी की शुद्धता मछली पालने से हो सकती है। ये सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, बिहार में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार की परीक्षा की दृष्टि से। क्या पूछा गया है प्रश्न में? बिहार में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है किशनगंज, अररिया, जोगबनी, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया, नवादा, बिहार या पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जो है वो गन्ना में प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, सबसे अधिक गर्मी निम्न में से कहाँ पड़ती है? ऑप्शन दिया गया शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में या उत्तरी ध्रुव में। सही जवाब है ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध में। सबसे अधिक जो गर्मी पड़ती है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पड़ती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है। दोस्तों प्रश्न संख्या 65 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है कि जीवन पनपता है। ऑप्शन दिया गया है स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या जैव मंडल में। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन होगी स्थल मंडल और जैव मंडल में, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन डी जैव मंडल में। जो जीवन पनपता है वो कहाँ पनपता है? जैव मंडल में पनपता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन दिया गया है कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम। सही जवाब ऑप्शन डी पेट्रोलियम। हुगली जन में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है, केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? केरल में क्या नहीं उपजाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कहवा, जूट, तीसरा दिया गया है काजू, चौथा दिया गया है इलायची। तो इसमें सही जवाब है जूट। जूट का जो उत्पादन है वो केरल में नहीं किया जाता है, जबकि कहवा, काजू और इलायची का उत्पादन केरल में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंची थी? निम्न में से किसके काल में मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है वो अपने चरम स्तर पर पहुंची थी? ऑप्शन दिया गया औरंगजेब के समय में, अकबर काल के समय में, शाहजहां के समय में या जहांगीर के समय में। सही जवाब है ऑप्शन सी शाहजहां के काल में जो था मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम स्तर पर थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन दिया गया अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या ग्रेनाइट। सही जवाब है ऑप्शन बी आग्नेय। बेसाल्ट जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टान है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया
सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, भारत में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? क्या पूछा गया है? बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन दिया गया है पावापुरी, राजगीर, गया या चांदचारा में। सही जवाब है ऑप्शन बी, राजगीर में। राजगीर में जो है वो गर्म जलकुंड अवस्थित है। दोस्तों सभी सवाल बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और यूथ कंपटीशन से लिए गए हैं और मैं डेली 50 सवाल यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक से लेकर आऊँगा और जो कि सिलेक्टिव होंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है। क्या पूछा गया है प्रश्न संख्या 71 में? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों इसका जवाब आप लोग को पता होना चाहिए। क्या पूछा गया है? बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1926, वर्ष 1928, वर्ष 1927 या वर्ष 1929। सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्ष 1929। बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा है? कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन दिया गया आरा, दरभंगा, जगदीशपुर या टिकारी। सही जवाब है ऑप्शन सी, जगदीशपुर। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के जमींदार थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है। अंग्रेजों द्वारा क्या पूछा गया? अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिया गया अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना या किसानों का समर्थन प्राप्त करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। आइए प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। सभी को इसका उत्तर पता होगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ऑप्शन दिया गया है मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरठ से। 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है। मध्यकाल में मंदिर निर्माण के लिए कितनी शैलियां मौजूद थी? इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि दोस्तों सभी लोग इसका आंसर लगभग गलती ही कर देते हैं। क्या पूछा गया है? मध्यकाल में मंदिर निर्माण के लिए कितनी शैलियां मौजूद थी? ऑप्शन दिया गया है 5, 4, 3 या 2। सही जवाब है 3। 3 जो है 3 शैलियां मौजूद थी जो कि मध्यकाल में मंदिर का निर्माण इन्हीं 3 शैलियों से किया जाता है। कौन कौन सी शैली थी? नागर थी, बेसर थी और एक और थी द्रविड़। 3 शैलियां थी। फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों एक बार एक जगह पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा। कौन कौन सी थी? बेसर, नागर और द्रविड़। तीनों शैलियां थी जो कि मंदिर निर्माण के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है। किस ग्रह को, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है बृहस्पति, शनि, शुक्र या बुध। सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है। दक्षिण एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? प्रश्न में पूछा गया है कि एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु कैसी है? ऑप्शन दिया गया है शीतोष्ण, उष्ण, मरुस्थलीय या विषुवत रेखीय। दक्षिणी भाग पूछा गया है तो सभी को पता होगा कि वहां की जो जलवायु है वो विषुवत रेखीय है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है। हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन दिया गया है लोहा, कोयला, सोना या ग्रेफाइट। सही जवाब है ऑप्शन ए, लोहा। हेमेटाइट जो है वो लोहा का मुख्य अयस्क है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है। क्या पूछा गया है? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन दिया गया है स्थानीय पवन, स्थायी पवन, सामयिक पवन या मौसमी पवन। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थायी पवन। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को स्थायी पवन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है। स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? ये अच्छा सवाल है। क्या प्रश्न चिन्ह तो बहुत लोगों के द्वारा लगाया गया था, लेकिन इसमें कहा गया है कि पहली बार स्त्रियों की असमानता पर प्रश्न चिन्ह किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा या निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा। सही जवाब है अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा पहली बार स्त्रियों की असमानता के पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह बिहार में अंग्रेजों के समय
किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? ऑप्शन दिया गया है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, व्यवस्था या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त। बिहार में अंग्रेजों के समय स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था को अपनाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 है। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। क्या संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया गया है पुहार, उरैयूर, टोंडी या कन्याकुमारी। सही जवाब है ऑप्शन डी कन्याकुमारी। जो संगमकालीन व्यापारिक नगर नहीं है वो कौन सा नहीं है? वो कन्याकुमारी नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार की परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है अंग, कौशल, कौशाम्बी या अवंती। सही जवाब है ऑप्शन ए अंग। जो अंग है वो महाजनपद जो है, अंग महाजनपद, वो बिहार में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। क्या पूछा गया है? मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया? मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? ऑप्शन दिया गया है कार्बन 14 पद्धति, ताप संदीप्ति पद्धति, पोटेशियम ऑर्गन विधि या स्टोन हैमर विधि। सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा जो मनुष्य है वो पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीकों से लागू किया जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है विधि के द्वारा, सरकारी योजनाओं के द्वारा, ए व बी दोनों के द्वारा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी ए व बी दोनों के द्वारा, यानी विधि के द्वारा और सरकारी योजनाओं दोनों के द्वारा ही समानता के अधिकार को लागू किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है। नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किसके द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया? 86 में नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है नगर आयुक्त के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जो कि न्यायिक होता है, जिला अधिकारी के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन ए नगर आयुक्त के द्वारा। नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को नगर आयुक्त के द्वारा संचालित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 है जो कि कथन कारण से संबंधित है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। क्या पूछा गया है? क्या कहा गया है? पहला कि कथन दिया गया है ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, और दूसरा कहा गया है, कारण दिया गया है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, और कथन गलत है या कारण सही है। ये चौथा ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब इसमें क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्या था कथन? कथन था कि कथन है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, ये भी सही है, और उसका कारण दिया गया है ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ये भी सही है, और ये दोनों आपस में व्याख्या कर भी रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। प्रश्न संख्या 88 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना था। ये भारत का कौन से नंबर का राज्य था? ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया 28वां, 29वां, 35वां या 30वां। सही जवाब है ऑप्शन बी 29वां राज्य बना था। तेलंगाना राज्य जो बना था भारत का, ये 29वां राज्य बना था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 है। संविधान की प्रस्तावना में, इंपॉर्टेंट सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 7 या 3। सही जवाब है ऑप्शन बी 5। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो किसने लिखी थी?
ऑप्शन दिया गया है रवि कीर्ति ने, हरिशेन ने, कालिदास ने या अमर सिंह ने। सही जवाब है ऑप्शन बी हरिशेन ने। सही जवाब क्या था? ऑप्शन बी हरिशेन। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो हरिशेन ने लिखी है। आइए प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है पावापुरी में, राजगृह में, नालंदा में या वैशाली में। सही जवाब है ऑप्शन ए पावापुरी में। जल मंदिर जो है वो बिहार के पावापुरी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है। प्रारंभिक औजार, जो प्रारंभिक औजार बनाए जाते थे वो अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है लोहा, पत्थर, तांबा या कांसा। सही जवाब है ऑप्शन बी पत्थर। जो प्रारंभिक औजार हैं वो अधिकांशतः पत्थर के बने होते थे। आइए प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। 93 है। बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है महाबोधि मंदिर, देव का सूर्य मंदिर, पटना का महावीर मंदिर या गया का विष्णु मंदिर। सही जवाब है ऑप्शन ए महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों में का सबसे अच्छा उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है। कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? कानून द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1826 में, वर्ष 1827 में, वर्ष 1828 में या वर्ष 1829 में। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 1829 में कानून द्वारा सती प्रथा का अंत हुआ था। इसमें क्या हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून बनाकर इसका अंत कर दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखिएगा किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है। चोल काल में उरेयूर प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था उरेयूर? ऑप्शन दिया गया है मंदिर निर्माण के लिए, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी सूती वस्त्र उत्पादन के लिए चोल काल में उरेयूर जो था वो प्रसिद्ध था। आइए प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी वस्त्र खरीदती थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? यूरोपीय कंपनियां जब भारत आती थी तो वो भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी? सोने के बदले, चांदी के बदले, तांबे के बदले या जस्ते के बदले। सही जवाब है ऑप्शन बी चांदी के बदले वो क्या खरीदती थी? सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है। वर्ष 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? वर्ष 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? ऑप्शन दिया गया लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड मेयो ने या लॉर्ड लिटन ने। सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो आखिरी बादशाह होंगे। और कब किया था यह फैसला? वर्ष 1856 में किया था। आइए प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। नील की कटाई के बाद वहां पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी? ऑप्शन दिया गया गेहूं, चाय, कहवा या धान। सही जवाब है ऑप्शन डी धान। नील की कटाई के बाद वहां पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है। वर्ष 1856 में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? वर्ष 1856 में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे भारतीय साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन दिया गया है नागपुर, झांसी, उदयपुर या अवध। सही जवाब है ऑप्शन डी अवध। अवध को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आइए प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। भूकंप मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न नंबर 100 में? भूकंप को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। प्रश्न संख्या 101 है। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया?
ऑप्शन दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या सैयद अहमद खान। सही जवाब है ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के प्रति ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है, मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है मलिक बया का मकबरा, बेगू हजाम का मस्जिद, तेलहटा मस्जिद या मनेर स्थित मकबरा। सही जवाब है ऑप्शन डी मनेर स्थित मकबरा। मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है उसे मनेर स्थित मकबरा के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन से विद्रोह का? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? ये प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कुंवर सिंह, नाना साहब, लक्ष्मीबाई या बेगम हजरत महल। सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पूछा गया है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया है? ऑप्शन दिया गया है किसान, जमींदार, गांव या व्यापारी। सही जवाब है ऑप्शन ए किसान। किसान को माना गया है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक माना गया है वो किसान को माना गया है। ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये पूछा गया है प्रश्न में। 105 में पूछा गया है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिया गया है काबुल, पेशावर, अमृतसर या यारकंद। सही जवाब है ऑप्शन बी पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी? पेशावर थी, जिसे पुरुषपुर भी कहा गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है दोबारा भी। क्या कहा गया? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व या 551 ईसा पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 है, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में सबसे अधिक मिला है? क्या पूछा गया है? किस राज्य में आरंभिक मानव के निशान सबसे अधिक मिले हैं? ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आरंभिक मानव के निशान सबसे अधिक मिले हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, 8वीं शताब्दी में मंडपिका से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन दिया गया मंदिर का शीर्ष भाग, तोरण द्वार, वास्तुशैली या मंडी। सही जवाब है ऑप्शन डी मंडी। 8वीं शताब्दी में जो मंडिप का शब्द यूज होता था वो मंडी के लिए आधुनिक समय में मंडी शब्द के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, किस लेखक ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की थी? कौन सी पुस्तक पूछा है? माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना किस लेखक ने की थी? ऑप्शन दिया गया मंगल पांडे, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट गोडसे या रामचंद्र पाटिल। सही जवाब है ऑप्शन सी विष्णु भट्ट गोडसे। माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, और वर्ष 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है? वर्ष 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शन दिया गया है R.G. पलार्ड, W.S. सीटनकार या नाइजल वोर्डन या टिली कैटल। सही जवाब है ऑप्शन बी W.S. सीटनकार को बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 1860 में बनाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। किस एक्ट के तहत या किस एक्ट के अधीन एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। क्या पूछा गया है? किस एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन दिया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1884, चार्टर एक्ट 1793 या चार्टर एक्ट 1813। सही जवाब है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 112 है,
अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध कब लड़ा था? इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में केवल कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो यही सवाल में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1761, 1762, 1765 या 1764। सही जवाब है ऑप्शन डी 1764। अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 113 है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये पूछा गया है विश्व का पहला है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है नार्वे, पराग्वे, स्वीडन या चीन। सही जवाब है ऑप्शन ए नार्वे। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन है? नार्वे है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 114 है, अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन वलित पर्वतों के किस शैल समूहों में चूना पत्थर पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया गया आग्नेय शैल, कायंत्री शैल, औषाधी और कायंत्री शैल या चौथा दिया है औषाधी शैल। सही जवाब है औषाधी शैल। अधात्विक खनिजों में मैदानी और नवीन वलित पर्वतों में औषाधी शैल समूहों में चूना पत्थर पाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, वायुमंडल की निम्न में से सबसे निचली परत कौन सी है? परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 115 में? वायुमंडल की निम्न में से सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। सही जवाब है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 116 है, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है 116 में? दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं? ऑप्शन दिया गया घूर्णन गति, परिक्रमण गति, घूर्णन और परिक्रमण गति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए घूर्णन गति। दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो सही जवाब है घूर्णन गति के कारण होता है। प्रश्न संख्या 117 है, संसार की छत किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है तिब्बत का पठार, माउंट एवरेस्ट, पामीर का पठार या यूराल पर्वत माला। सही जवाब है ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। तिब्बत का जो पठार है उसे क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। आइए 118 प्रश्न नंबर देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है पुणे, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम या बेंगलुरु। सही जवाब है ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु कहलाती है। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 119 है, जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1910, 1905, 1917 या 1907। सही जवाब है ऑप्शन डी 1907। जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। आइए 120 प्रश्न देखते हैं। पूगा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी? ऑप्शन दिया गया भूतापीय ऊर्जा के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, कोयला उत्पादन के लिए या पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। सही जवाब है ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा के लिए पूगा घाटी प्रसिद्ध है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121 है, खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या पूछा गया है? खनिजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 7 या 8। सही जवाब है ऑप्शन ए 2 भागों में बांटा जाता है खनिजों को। मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? धात्विक और अधात्विक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 122 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंध किया जाना चाहिए, गाड़ियों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए या उपयुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण के लिए खूब पौधे लगाना चाहिए, गंदे जल का उचित निकासी का प्रबंधन किया जाना चाहिए और गाड़ियों का कम प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन डी सही है उपयुक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 123 है, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? क्या पूछा गया है? रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती हैं? ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल या बहिर्मंडल। सही जवाब है ऑप्शन बी आयन मंडल। आयन मंडल इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 124 है,
इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सी है? ऑप्शन दिया गया बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर या ग्रेनाइट। सही जवाब है ऑप्शन सी संगमरमर। जो संगमरमर है वो रूपांतरित चट्टान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 125 है। गया में स्थित या गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? क्या पूछा गया है? गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया गया है रानी अहिल्याबाई, अजातशत्रु, अशोक या जरसंध। सही जवाब है ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर जो है वो रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। आइए प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूरब की तरफ जाने पर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूरब की तरफ जाने पर क्या होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है दिन रात में परिवर्तन होता है, एक तिथि घटा दी जाती है, एक तिथि बढ़ा दी जाती है, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी एक तिथि घटा दी जाती है। जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पूरब की ओर जाते हैं तो एक तिथि घटा दी जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है, इसे आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1935, वर्ष 1934, वर्ष 1936 या वर्ष 1938। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 1934। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में वर्ष 1934 में शामिल किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 128 है। क्या कहा गया प्रश्न संख्या 128 में? यह कथन किसका है? मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। उपयुक्त जो कथन है ये कि मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर करने में करेगा। ये कथन दिया है बी आर अम्बेडकर ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 129 है। क्या पूछा गया 129 में? अमार जीबोन किसकी आत्मकथा है? पूछा गया है अमार जीबोन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन दिया गया रामा देवी, राज सुंदरी देवी, सरोजिनी नायडू या अमृता कौर। सही जवाब है ऑप्शन बी राज सुंदरी देवी की ये आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा है? अमार जीबोन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 है। संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1991, वर्ष 1992, वर्ष 1994 या वर्ष 1997। सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ष 1992। 12वीं अनुसूची के द्वारा क्या किसके बारे में विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था और इसके संबंध में नगर पालिका के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 131 है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है 2014, 2018, 2016 या वर्ष 2019। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 2019। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 132 है। संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन दिया गया है हम भारत के समुदाय, हम समाजवादी लोग, हम भारत के लोग या हम पंथ निरपेक्ष लोग। सभी को इसका उत्तर पता होगा। इसका जवाब सी ऑप्शन सही है, हम भारत के लोग। संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 133 है। सिंध विजय किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया? सिंध विजय किसने की थी? ऑप्शन दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, जलालुद्दीन अकबर या फिरोज शाह तुगलक। सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय की थी। कब की थी? 712 में की थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 134 है। दीकू किसे कहा जाता था?
पुराने समय में दिकु किसे कहा जाता था? ऑप्शन दिया गया अंग्रेज, महाजन, गैर आदिवासी या आदिवासी। सही जवाब है ऑप्शन सी गैर आदिवासी। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। गैर आदिवासी दिकु जो कहा जाता था वो गैर आदिवासी के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135 है। क्या पूछा गया प्रश्न संख्या 135 में? मेहरौली के लौह स्तंभ में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें पूछा गया है कि मेहरौली के लौह स्तंभ में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त प्रथम। सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली के लौह स्तंभ में राजा चंद्रगुप्त या सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 136 है। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखने में तो बहुत सरल सवाल लग रहा है लेकिन इसका उत्तर बहुत लोग गलत करेंगे। क्या पूछा गया है? सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? ऑप्शन दिया गया है काशी, मगध, वैशाली या कलिंग। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी मगध। सम्राट अशोक जो हैं ये मगध के शासक थे। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 127 है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? ऑप्शन दिया गया है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल। सही जवाब है ऑप्शन सी समताप मंडल। हवाई जहाज वायुमंडल के समताप मंडल पर उड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 138 है। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तानी में या समुद्र में। सही जवाब है ऑप्शन बी नदी घाटी में। नदी घाटी में जो पाई जाती है वो चाप झील पाई जाती है। सॉरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 139 है। निम्नलिखित फसलों में कौन रोपड़ फसल है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित फसलों में कौन रोपड़ फसल है? ऑप्शन दिया गया है केला, चाय, कहुआ या उपरोक्त सभी। तो रोपड़ फसल के नाम से किसे जाना जाता है? उपरोक्त सभी को जाना जाता है। यानी कि केला, चाय, कहुआ तीनों ही रोपड़ फसल के रूप में जानी जाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 140 है। निम्नलिखित में से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या उपयुक्त सभी। सही जवाब है उपयुक्त सभी। यानी कि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तीनों ही ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। आइए प्रश्न संख्या 141 देखते हैं। वर्ष 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या कितनी थी? ये भी आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में एक बार शायद ये पूछा गया है। पूछा गया है कि ये दासों की संख्या उस समय कितनी थी? ऑप्शन दिया गया 36,774, 38,742, 42,540 या 42,352। सही जवाब है ऑप्शन ए 36,774 थी। दासों की संख्या कितनी थी? 36,774 थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 142 है। किस वर्ष भारतीय रियासत अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी? किस वर्ष भारतीय रियासत जो थी अवध पर सहायक संधि को थोपा गया था? ऑप्शन दिया गया वर्ष 1798, 1799, 1801 या 1800 में। सही जवाब है ऑप्शन सी 1800 में। 1800 में, वर्ष 1800 में भारतीय रियासत अवध पर सहायक संधि को थोपा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 143 है। शाही भारतीय नौसेना ने किस वर्ष विद्रोह किया था? परीक्षा में पूछा गया सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया है? शाही भारतीय नौसेना ने किस वर्ष विद्रोह किया था? ऑप्शन दिया गया वर्ष 1943, वर्ष 1944, वर्ष 1945 या वर्ष 1946। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्ष 1946 में शाही नौसेना सैनिकों ने इसमें क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 144 है। निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तांबे के बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया बोल्विया, चिली, घाना या जिम्बाब्वे। सही जवाब है ऑप्शन बी चिली। चिली जो है वो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 145 है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिया गया रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी वेदिका कृषि। वेदिका कृषि जो है वह तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या
148 है। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1927, 1928, 1929 या 1924। सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। अगर ये पूछा जाता कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो वर्ष 1928 यानी कि फरवरी 1928 में ये भारत आया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान कीजिएगा। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है, तो वर्ष 1927 में हुआ है। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत कब आया है, तब इसका उत्तर होगा फरवरी 1928 में आया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 147 है। अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल खुल गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पूछा है कि अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला था? ऑप्शन दिया गया है 1860 में, 1861, 1863 या 1864। सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 1861 में अहमदाबाद में पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 148 है। नौपाषाणिक स्थल दोवाजली हेडिंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या गोदावरी घाटी में। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र घाटी में नौपाषाणिक स्थल दोवाजली हेडिंग जो है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 है। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग में प्राप्त हुए हैं? भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग में प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है पुरापाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, नवपाषाण युग से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरापाषाण युग से। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं वो नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 150 है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है और इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। क्या कहा गया प्रश्न में? वर्ष 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दिया गया बेगम हजरत महल ने, जीनत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने या रानी अवंतीबाई लोधी ने। सही जवाब है ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन और साथ ही साथ मैराथन क्लास को भी लेकर आता हूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विद आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।